साल बाद आज नीतीश कुशवाहा आएंगे साथ। जेडीयू को मजबूत करने के लिए आरएलएसपी का करेंगे विलय। बस कुछ ही देर में विलय पर मुहर लग सकती है। पुलिस के चंगुल से दूर रुपेश हत्याकांड के अपराधी 12 जनवरी को की गई थी रुपेश सिंह की हत्या। मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने में नाकामयाब हुआ प्रशासन। शेखपुरा में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान छात्रों का हंगामा। परीक्षा केंद्र में समय पर पहुंचे छात्र निरीक्षक ने छात्रों को परीक्षा केंद्र में नहीं किया शामिल। और हजारीबाग में मूल्यांकन समिति की बैठक हुई संपन्न। बैठक में कई विषयों पर हुई चर्चा। संसद ने कामों को पूरा करने के दिए निर्देश। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं पटना से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएलएसपी जेडीयू के विलय की तैयारियां पूरी हो रही है, तो अटकलों पर अब विराम लग चुका है। जैसा कि आरएलएसपी और जेडीयू के विलय की बात सामने आ रही थी, तो आज ही जेडीयू कार्यालय पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। ये बड़ी खबर पटना से, जेडीयू कार्यालय पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम, क्या कुछ जानकारी सीएम नीतीश कुमार के जेडीयू कार्यालय में पहुंचने तक की? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनका पूरा काफिला इस वक्त जेडीयू प्रदेश कार्यालय में, काफी गहमा गहमी का माहौल है। यहाँ प्रदेश कार्यालय में सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद हैं, और खास करके मौका है उपेंद्र कुशवाहा के विलय का, तो पूरी राजनीतिक जो सरगर्मियां है वो बहुत तेज हो गई है। वो उपेंद्र कुशवाहा अब सीधा जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री उनकी अगुवाई करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से यहाँ मौजूद है, और उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद को लेकर के जो प्रदेश कार्यालय के अंदर और कार्यालय के बाहर बहुत ही ज्यादा तेज उत्साह से लेकर के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त प्रदेश कार्यालय के अंदर है और इंतजार कर रहे हैं अपने उस नेता का जो 9 साल पहले कभी नीतीश कुमार का साथ छोड़कर चले गए थे, और अब एक बार फिर से वो अपनी पार्टी, अपने दफ्तर, अपने कार्यालय में वापसी करेंगे। और इसी को लेकर के जो उत्साह है वो चरम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्पूरी सभागार में बैठकर उनका इंतजार कर रहे हैं। एक छोटी सी मीटिंग भी चल रही है और खाने पीने की भी व्यवस्थाएं की गई है। इसका मतलब पूरी तरीके से ये एक ऐसा मिलन समारोह जिसका इंतजार बिल्कुल, यानी कि कुमार गौतम, जैसा कि अभी तक हम कयास लगा रहे थे, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ मुलाकातें कर रहे थे और डिप्लोमेटिक जवाब भी दे रहे थे, तो अब ये पटकथा अचानक से नहीं तैयार हुई है, एक एक दिन इसके लिए लगा है। बिल्कुल, देखिए कोई भी चीजें एक दिन में नहीं बनती या एक दिन में सब कुछ नहीं होता। इसके लिए समय लगता है, और शायद ये समय लंबे समय से जब से चुनाव के जो परिणाम आए हैं उस दिन के बाद से ही ये बातें एक दूसरे से होने लगी थी, मुलाकातें होने लगी थी, और हर मुलाकात के बाद एक जो परिणाम होगा वो इस रूप में होगा, क्योंकि देखिए दोनों पार्टियां अलग अलग थी, दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग अलग थे, तो कहीं ना कहीं अब दोनों नेताओं के मन और सुर मिलने लगे थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि वो अपनी पार्टी के साथ विलय करें, पार्टी के साथ एक एलाइज करें, लेकिन नीतीश कुमार ये नहीं चाहते थे। मुख्यमंत्री चाहते थे कि अब आपकी पार्टी नहीं, आप इसी पार्टी में रहकर अब इसको तवज्जो दीजिए, इसको बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि ये मजबूरी भी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो परिणाम मिले थे ये मजबूरी थी, और इसी परिणाम के तहत जो नेता हैं जदयू के, उनके जो आंकड़े हैं वो 43 सीटों पर सिमट गए, और उपेंद्र कुशवाहा का खाता भी नहीं खुला। तो दोनों के लिए स्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं थी कि चुनाव के बाद जो परिणाम मिले हैं उसके हिसाब से इन दोनों का मिलन तय था। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई दूसरे दलों के नेताओं से भी संपर्क में जो चले गए हैं उनको भी लाने की कवायद, उनको पार्टी के अंदर जनाधार लाकर बढ़ाने की कवायद चल रही है। तो ये कह सकते हैं कि आज का दिन काफी उत्साह भरा है, प्रदेश कार्यालय में काफी गहमा-गहमी है, और इस वक्त बस थोड़ी ही देर में इंतजार हो रहा है उपेंद्र कुशवाहा का, जो आएंगे पार्टी दफ्तर में, और यहाँ पर मुख्यमंत्री उनको अपनी पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे।
जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गौतम तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल आज का दिन उत्साह भरा है जेडीयू और आरएलएसपी, खास तौर पर आरएलएसपी के लिए। देखिए, 2 दिन से बैठक चल रही थी और अब जाकर ये समझ में आया कि ये बैठक का उद्देश्य क्या था। और मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा में जीएन पंचायत के ग्राम मड़वन भोज में एक युवक की दबंगों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। तो इसी मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को रोजगार देने के लिए पार्टी की तरफ से 25,000 की आर्थिक मदद की। तो वहीं घटना की पूरी जानकारी लेने के बाद पप्पू यादव ने डीआईजी मुजफ्फरपुर से बातचीत भी की और घटना की पूरी जानकारी दी। साथ ही कहा कि सरकार से अविलंब मांग करते हैं कि ऐसे दबंगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब इतनी बड़ी घटना के बाद न्याय नहीं मिल रहा, जब लोग आक्रोशित हुए, बच्चे नहीं मिले, स्वाभाविक है उसके पास डेमोक्रेसी में लड़ने की क्षमता तो गरीबों के पास होती नहीं है, गोली तो चला नहीं सकता, तो उसके पास आवाज के अलावे तो कुछ नहीं होता है। तो क्या वो अपनी डेमोक्रेसी में यह काम भी ना करे? और उसके बाद 15 दलित लोगों का नाम इन्वॉल्व कर दिया गया, डर पैदा करने के लिए कि तुम आवाज ना उठा सको, लड़ने की हिम्मत ना हो, तुम चुपचाप हो जाओ और बात को हम दबा दें। आरोपित पर भी कार्रवाई अभी तक भैया इसीलिए ना यह फायर किया गया कि तुम अब बोलने की हिम्मत ना करो और कोई ना बोले। और शिवशंकर झा हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शिवशंकर, युवक की निर्मम तरीके से हत्या हुई थी, अब पप्पू यादव ढांढस बनाने के लिए परिजनों के पास मौजूद हैं। फिलहाल उन्होंने तो 25,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया, लेकिन सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ कदम उठाना चाह रही है? जी अंजलि, मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर जो ये 11 वर्षीय बच्चे की जो निर्मम तरीके से मार करके हत्या कर दी गई है, उस पर अभी तक सरकार की कोई पूरी तरह विफल देखी जा रही है और न जिला प्रशासन द्वारा अभी तक उस पर कोई कार्रवाई का न गिरफ्तारी की कोई कार्रवाई की गई है, न कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पप्पू यादव वहां आकर के सांत्वना दिया कि लड़ाई लड़ूंगा मैं इसके लिए और अविलंब दबंगों को गिरफ्तारी करवाने के लिए मैं लड़ाई जारी रखूंगा। फिलहाल तत्काल वो देखते हुए उसकी आर्थिक स्थिति देखते हुए 25,000 रुपये नगद उनको हाथ में दिया है। जी, फिलहाल जिस तरीके से परिजन इस समय परेशान है काफी ज्यादा, ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ बात कही जा रही है? सरकार की ओर से किस तरह की मदद की बात सामने आ रही है? शिवशंकर जी, मैं बता दूं अंजलि कि लगातार ये आश्वासन तो उसको मिलते जा रहा है। जब से बच्चे की हत्या हुई तब से लगातार पुलिस प्रशासन, एसएसपी द्वारा, आईजी द्वारा प्रशासन ने आश्वासन दी जा रही है कि हाँ अब कार्रवाई होगी, अब गिरफ्तारी होगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा गिरफ्तारी ना कोई कार्रवाई दिखी जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवशंकर तमाम जानकारी के लिए। तो अभी तक ना तो प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसी बात कही गई है गिरफ्तारी की, क्योंकि परिजन बहुत ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और आर्थिक मदद की भी बात कही, लेकिन ऐसे में जो जिम्मेदारी बनती है खास तौर पर सरकार की, वो नहीं ठीक तरीके से निभाई जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमुई जिले से बड़ी खबर, बरहट थाना अध्यक्ष राजवर्धन हुए लाइन हाजिर। बड़ी खबर जमुई से, थाना अध्यक्ष राजवर्धन लाइन हाजिर हुए हैं। जमुई से ये बड़ी खबर, थानेदार पर ऑन ड्यूटी लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। ऑन ड्यूटी लापरवाही बरतने का आरोप लगा है थानेदार पर। एसपी के निर्देश के बाद यह कार्रवाई हुई है। थाना अध्यक्ष राजवर्धन लाइन हाजिर कर दिए गए। ये कार्रवाई की गई है। नए थाना अध्यक्ष के रूप में चितरंजन कुमार ने कमान संभाली है, तो लाइन हाजिर कर दिया गया है थाना अध्यक्ष राजवर्धन को। उनकी लापरवाही के चलते बरहट थाना अध्यक्ष राजवर्धन लाइन हाजिर हो चुके हैं। एसपी के निर्देश के बाद ये तत्काल कार्रवाई हुई, लेकिन देखने वाली बात है जिस तरीके से लापरवाही आए दिन सामने आ रही है। देखिए, थानेदार पर ऑन ड्यूटी लापरवाही बरतने का आरोप लगा, जिसके बाद थाना अध्यक्ष पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। तो फिलहाल नए थाना अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी बात बन गई है और नए थाना अध्यक्ष के रूप में चितरंजन कुमार ने कमान भी संभाल ली है।
जिस तरह की लापरवाही देखने को मिलती है वो आखिर क्यों बढ़ती जाती है। और संवाददाता प्रशांत किशोर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके। प्रशांत किशोर, थाना अध्यक्ष के लाइन हाजिर होने का ये मामला सामने आया है, क्या किस तरह की लापरवाही देखी गई है? मैं बता दूं कि जिस तरह की लापरवाही की बात की जा रही है वो कर्तव्यों में उदासीनता की लापरवाही है, और जो आदेश दिए जाते हैं, दिशा निर्देश, उसमें शिथिलता बरतने का आदेश है। ये आरोप है। ये तो जमुई के पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं विभागीय या जो कर्तव्यों की जो लापरवाही की जो बात सामने आई है, और सबसे बड़ी बात वहां पर बहुत बड़ी शिकायत हो रही थी कि बरहट थाना क्षेत्र जो है वो नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्र है, और बावजूद इसके वहां पर बालू माफियाओं का पूरा वहां पर साम्राज्य है, जिसको लेकर काफी शिकायतें आ रही थी कि उस बरहट थाना क्षेत्र से जो है बालू माफिया ट्रक जो है जा रहे हैं और कोई कार्यवाही नहीं कर रही। तो कई ऐसी गंभीर शिकायत राज्यवर्धन के बारे में आई। तो राज्यवर्धन पहले भी सिकंदरा थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी के रूप में थे थानाध्यक्ष, तो वहां भी उनकी गंभीर शिकायतें आई। वहां से उनको लाइन हाजिर किया गया और फिर उनको जो है लाइन हाजिर करने के बाद फिर बरहट का थाना प्रभारी बनाया गया, और बरहट थाना प्रभारी में आने के बाद फिर उसी तरह कर्तव्यों में लापरवाही और उदासीन रवैया, दिशा निर्देश का सही नहीं पालन करना, इन सभी आरोपों को ध्यान में रखते हुए प्रमोद कुमार मंडल एसपी ने उसको लाइन हाजिर कर दिया और नए थाना प्रभारी के रूप में चिरंजीवी कुमार को जो है वहां पे थाना प्रभारी बनाया गया। तो कहीं न कहीं इस तरह के कड़ा सख्त अख्तियार यहाँ पे रुख अख्तियार किए हुए हैं। प्रमोद कुमार मंडल जो है कड़क एसपी के रूप में अभी जाने जा रहे हैं, और जम्मू जिले में जो है पुलिसिया कार्यशैली जो है उनकी काफी अच्छी यहाँ पर लोगों के बीच में मानी जा रही है। और कई ऐसे थाना प्रभारी हैं जहां पे कर्तव्यों की लापरवाही, कई ऐसे थाना प्रभारी है जिनकी लापरवाही सामने आती रहती है। तो चित्रंजन फिलहाल नए थाना अध्यक्ष बना गए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रशांत किशोर। बढ़ते अगली खबर की ओर। रोहतास जिले के नासरीगंज में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन प्रदेश संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर किया। और इस बैठक में प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। तो वहीं बैठक में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद की सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने को लेकर चर्चा की गई। मौके पर रोहतास जिला अध्यक्ष सुशील कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इधर और हो, चाहे वो हमारा गैस सिलेंडर का उज्ज्वला योजना हो या घर घर में बिजली पहुंचाने की बात हो, सबका घर बनाने की बात हो, सभी के घर में शौचालय बनाने की बात हो, ये सभी योजना पर काम कर रही है। और कुछ योजना तो पूरी कर ली गई है और कुछ योजना आने वाली 1-2 वर्षों में पूरी होने वाली है। राजधानी के प्रेस क्लब में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक सह राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार और फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक सुचेता सिंह ने संबोधित किया। जहां वरिष्ठ प्रचारक सह कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने बताया कि भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण मानवता के शिक्षा में, विकास में, खुशियों में गिरावट आ रही है। और वहीं भारत आजाद होने के समय से आबादी जो थी वो 64 से 65 करोड़ की थी और 41 लाख वर्ग किलोमीटर का था, लेकिन आज 75 साल पहुंचते पहुंचते 130 करोड़ पार कर गई है। बढ़ती जनसंख्या, उसके कारण गिरावट आती मानवता की शिक्षा में, विकास में और खुशियों में एक बड़ा क्राइसिस है। भारत आजादी के समय में 34-35 करोड़ जनसंख्या का था, 31 लाख वर्ग किलोमीटर का था। आज 75वें वर्ष की तरफ पहुंचते पहुंचते हमारे पास धरती तो उतनी ही है पर जनसंख्या 130 करोड़ पार कर गई। स्वाभाविक रूप से इसके दुष्परिणाम पूरे भारत के विकास, शिक्षा और उसकी हैप्पीनेस पर पड़ रहे हैं।
और जमशेदपुर पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मानगो से एक युवक से लाखों रुपए नकली नोट बरामद किए हैं, साथ ही एक नोट छापने की मशीन भी बरामद की है। तो वहीं पुलिस ने जुगसलाई और मानगो थाना क्षेत्र में कार्रवाई की है। तो वहीं युवक की गिरफ्तारी के बाद कई और बड़े मामलों का खुलासा होने की आशंका जताई जा रही है। तो नोट छापने की मशीन भी बरामद की गई है और फिलहाल युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देर रात ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर एक युवक की भी गिरफ्तारी हुई है, नकली नोट छापने की मशीन बरामद हुई है और कई बड़े खुलासे की आशंका जताई जा रही है। और बालू ले जा रहे ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 महिलाएं और एक युवक को कुचल दिया, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हो गई। दोनों जख्मी महिला को डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घटना भेजा थाना क्षेत्र के बरसाम गांव की है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बाइक सवार को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी और इस तरह से आए दिन घटनाएं सामने आ रही हैं। जरा सी लापरवाही और लोगों की जान चली जाती है। और मुंगेर में गंगा पुल अप्रोच पथ निर्माण से अधिग्रहण भूमि के मुआवजे की मांग हो रही है। बता दें कि जमालिकता मौजे की जमीन का उचित मुआवजे की मांग को लेकर इलाके के किसान और ग्रामीण पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। और वहीं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव धरना स्थल पर पहुंचे हैं और किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि विकास के नाम पर जमीन अधिग्रहण करने की सरकार की नीति गलत है। और किसानों के नाम पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर बिहार में बीजेपी और राज्यसभा पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बता दें कि कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे पूरे देश में सत्याग्रह को लेकर जमकर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है। सत्याग्रह करने वाले, सत्याग्रह बहुत अच्छी चीज है। मोदी जी तो अमृत महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं आजादी के 75वें वर्षगांठ के शुरुआत के रूप में। साबरमती आश्रम से दांडी मार्च भी शुरू किया उन्होंने। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करना क्या चाहती। कांग्रेस बिल्कुल फेसबुकिया पार्टी बन चुकी है। अब ट्विटर फेसबुक ही इनका आधार रह गया है। जनता से कोई इनको अब सरोकार नहीं रहेगी। कांग्रेस और रुपेश हत्याकांड में बचे 3 अपराधियों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस आज भी अपने बयान पर अडिग है। रुपेश हत्याकांड से जुड़े बाकी बचे अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी, यही कहा जा रहा है। आपको बता दें कि 12 जनवरी की देर शाम इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके लगभग 1 महीने बाद रुपेश हत्याकांड के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बावजूद इसके सवाल ये उठता है कि अपराधी चिन्हित होने के बाद भी पुलिस उन तक पहुंचने में नाकाम क्यों साबित हो रही है। हालांकि रुपेश हत्याकांड का मुख्य आरोपी ऋतुराज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे। तीनों बिहार से बाहर है क्या सर? टीम भी हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, जल्दी अपराधी पकड़ेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से बड़ी खबर, एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने है, एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वांटेड अपराधी जितेंद्र पांडे गिरफ्तार किया गया है।
मोस्ट वांटेड अपराधी जितेंद्र पांडे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूर्वी चंपारण के मलाही से इस मोस्ट वांटेड अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। पटना पुलिस ने यहां पर अपनी कामयाबी दिखाई है। बेतिया में दाखिल केस का नामजद अपराधी है जितेंद्र पांडे, जो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी, बड़ी कामयाबी एसटीएफ को मिली है? जी, अगर बात करें हम अंजलि, तो इन दिनों लगातार जो है एसटीएफ की कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में एसटीएफ को फिर एक बार बड़ी कामयाबी मिली है। मोस्ट वांटेड अपराधी जितेंद्र पांडे जो है वो एसटीएफ के हाथ से चढ़ा है। ये पूर्वी चंपारण में कहीं ना कहीं बहुत तेजी से सक्रिय हुआ है और अब जो है वो एसटीएफ के हाथ से चढ़ा है। पूर्वी चंपारण की अगर बात करें हम, तो इसको जो है मलाही एक इलाका पड़ता है, वहां से बेतिया के मंझौलिया से इसके जो है कई मामले जो हैं वो दर्ज हैं और ये नामजद अपराधी जो है वो जितेंद्र पांडे वो गिरफ्तार हुआ है। तो ऐसे में अगर बात करें हम, तो अंजलि, कहीं ना कहीं एसटीएफ को फिर से एक बार एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां ये वांछित अपराधी जितेंद्र पांडे जो है, जितेंद्र पांडे किन किन मामलों में अब तक वांछित चल रहा था? ये अगर बात करें हम, तो इससे अगर इंडियन पिनल कोड की बात करें हम, तो कई ऐसी संगीन धाराएं हैं जो इस पे लगे हुए थे और बहुत दिनों से ये फरार चल रहा था, जिससे कि एसटीएफ की लगातार नजरें जो है इस पर बनी हुई थी और अंततः ये जो है बेतिया के मंझौलिया से गिरफ्तार किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो बेतिया में दाखिल केस का वांछित अपराधी फिलहाल एसटीएफ के हत्थे अब चढ़ चुका है। और बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब बेचने और पीने पिलाने का खेल लगातार जारी है। वहीं शराब पीते मुखिया समेत 3 लोगों को उत्पाद विभाग और सकरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अब ये मामला सकरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग की टीम और सकरा थाने की पुलिस ने मौके से 2 बोतल अवैध शराब के साथ कई काली शराब की बोतल भी बरामद की, जिसके बाद ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लगातार शराब के विरुद्ध छापेमारी जो की जा रही है, उसी क्रम में हम लोग दरदर में छापेमारी कर रहे थे। सूचना मिली थी कि ये घर में शराब है, लेकिन वहाँ हम लोग छापेमारी कर रहे थे। तो उसके जस्ट बगल में ही मुखिया जी का कार्यालय है, तो जो अभी वर्तमान मुखिया है वहाँ छापेमारी करते, वहाँ भी हम लोग जैसे देखे वहाँ का वैसे ही लोग बैठ के शराब पी रहे थे। जब उनके ऑफिस को तलाशी ली गई तो उनके यहाँ से 2 बोतल, एक पूरी भरी हुई और एक हाफ की हुई बोतल थी और उसके बगल से लगभग 28 खाली बोतलें थी। और मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने नई रेल लाइन का निरीक्षण किया है। तो वहीं झंझारपुर में कहा है कि दरभंगा सहरसा रेल खंड में तमूरिया से आगे सरायगढ़ का सीआरएस निरीक्षण मई में संभावित होगा। साथ ही मंडल रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी, सीओ डीएन गुप्ता, स्टेशन अधीक्षक सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। बांग्लादेश को और पूर्वोत्तर सीमांत के पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं और बाकी नेपाल के और भूटान और म्यांमार वगैरह के जो एरिया हैं, उसमें जो खाद्य सामग्री की जितनी मांग है उतना हम लोग सप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे रेल मार्ग में उतना कैपेसिटी नहीं है। एक बार ये मार्ग नया बन जाएगा तो आप देखेंगे अगले कुछ ही सालों में इसमें त्वरित गति से गाड़ी दौड़ेगी, सभी जगहों के लिए कनेक्शन भी मिलेगा कि जैसे बाकी ट्रंक रूट होते हैं वैसा ट्रंक रूट ये भी हो जाएगा। तो बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद है। घटना नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक के पास की है, जहां आरोपियों ने पहले मारपीट की घटना को अंजाम दिया और फिर घर पर चढ़कर जमकर गोलीबारी की। वहीं परिजनों ने अपनी जान बचाकर मौके से वहां से बच निकले। घटना से आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क पर जाम कर प्रदर्शन किया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने लोगों ने देखा कि कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर पुलिस की टीम को लोगों ने बंधक बना लिया। कार्रवाई नहीं कर रही है, हमको डीएम एसपी यहाँ आएंगे, कार्रवाई करेंगे और उसको पकड़ेंगे, नहीं तो कल के डेट में हम लोग को मर्डर हो जाएगा। कोई देखने वाला नहीं है। इतना दिन से दारू इस मोहल्ला में बिक रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, सबका माँ बहन घर में रहता है घुस के,
सब थर कांपता है, क्या उसके पास गोली है, बंदूक है। जानकारी मिली कि उन्हें चौक के पीछे जो है वहाँ पर गोलीबारी हुई है और उसमें अभी थाना आई हुई है, लोग आवेदन तैयार करके दे रहे हैं और उसी अपराधकर्मी के खिलाफ जो है नारेबाजी हो रही है। आ रहे थे, हम रास्ते में देखे कि बहुत सारे लोगों का भीड़ है, लोगों का जनाक्रोश है कि कोई अपराधी गिरोह है जो बार बार मोहल्ला में चलते हुए लोगों को मान लें कि जो है दहशत की प्रवृत्ति से या उसकी मंशा क्या है वो तो वही स्पष्ट करेगा। वो बराबर गोली हवाई फायरिंग करते चलता है। अभी क्या हुआ है? अभी वही घटना, उसी तरह की घटना हुई है जिसके लेके प्रशासन को कॉल किया गया। प्रशासन भी ऑन स्पॉट आई है। प्रशासन का यह कहना हुआ कि आप लोग हमें लिख के दीजिए, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। पानी प्लांट के लिए लड़ाई होता है, समझे? पानी बहुत दिन से पानी प्लांट मेरा खुला हुआ, वो साल भर से खुला हुआ है। वो लड़ाई झगड़ा करता है पानी के लिए, मेरा डिब्बा फेंक देता है, अपना डिब्बा रख देता है, समझे? इसके लिए हम बेटा गया उसको बोलने के लिए, आप कमाने के लिए खोले हैं कि लड़ने के लिए, ये बताइए। वो बोला कि नहीं, कमाने के लिए खोला है, तुम भी कमाओ हम भी कमाएंगे, समझे? और नहीं लड़ने के लिए बोले कहेगा खोला है तो हम लड़ेंगे, बोलिए हम लड़ते हैं, ठीक? तू बोला नहीं हम कमाने के लिए खोले हैं, तो बात खत्म हो गया। पानी के चलती सब करता है, धंधली झूठ फूस में इसको फंसाता है। और पलामू पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र में हुए ऑटो लूटकांड का खुलासा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से पुलिस ने लूटी गई ऑटो भी बरामद की और इसकी जानकारी थाना प्रभारी कमलेश कुमार ने दी। अभी तक तो देखा जाए तो अगर 5-6 घंटे के अंदर इस तरह का केस डिटेक्ट किया गया तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें एक विशेष गुप्तचर के द्वारा सूचना मिला था कि हमने वहाँ पे फलाने व्यक्ति को देखा था घूमते हुए, 3 की संख्या में थे, जिसमें से एक को पहचानता था। उसी के निशानदेही पे सत्येंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया और उसे पूछताछ किया गया कड़ाई से, तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। ये लूटपाट क्यों करते थे सर? लूटपाट नशा करते थे तीनों। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।